गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ पी वेव फ्रॉम अ फ्री सरफेस। अब ये आपके सेक्शन का बेस है, आपको ये बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपको इसका कंसेप्ट समझ में आता है तो अगले आर्टिकल्स में आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ में आता जाएगा। तो चलिए देखिए हम क्या कर रहे हैं। एक होमोजीनियस आइसोट्रोपिक इलास्टिक सॉलिड हाफ स्पेस लिया, ऑक्यूपाइंग द रीजन z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड बाउंडेड बाय द फ्री सरफेस z इज इक्वल टू 0। फ्री सरफेस का मतलब क्या है, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा सरफेस पे। तो ये हमने क्या लिया, हाफ स्पेस लिया, एक्स जेड लिया, ठीक है। क्योंकि हम आर्टिकल किसके लिए कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ पी वेव के लिए, तो एक ही मीडियम लेंगे। दोनों मीडियम लेते हैं तो रिफ्लेक्टेड भी एग्जिस्ट करती है, तो ये पी वेव एग्जिस्ट करी और ये दो में स्प्लिट हो गई, रिफ्लेक्टेड पी वेव एंड रिफ्लेक्टेड एस वी वेव। पी वेव ने इस बाउंड्री के साथ एंगल ई बनाया, ठीक है। हमने लेट किया कि हमने लास्ट आर्टिकल में ये भी प्रूव किया था, E इज इक्वल टू ई डैश एंगल मेड बाय इंसिडेंट पी वेव इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड पी वेव। तो E इज इक्वल टू ई डैश था, तो यानी कि रिफ्लेक्टेड पी वेव का भी एंगल कितना होगा, E होगा। रिफ्लेक्टेड एस वी वेव का x के साथ एंगल कितना ले लिया हमने, F ले लिया। आगे चलते हैं। लेट लैम्डा एंड म्यू बी लेम्स कॉन्स्टेंट्स ऑफ दिस हाफ स्पेस। लैम्डा म्यू लेम्स कॉन्स्टेंट ले ली, अल्फा और बीटा क्या ले ली, पी एंड एस वी वेव वेलोसिटी ले ली। हमने क्या किया, एक इंसिडेंट पी वेव कंसीडर की, ठीक है, जो कि क्या करी है, एंगल ई मेड कर रही है विद द फ्री सरफेस। ये मैं आपको डायग्राम में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। द इंसिडेंट वेव विल बी रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड पी वेव एंड रिफ्लेक्टेड एस वी वेव। उसके बाद ये दोनों एंगल मैंने बता दिए हैं ई और एफ के बारे में, क्योंकि हम एक्सैक्ट प्लेन में काम कर रहे हैं। आपको स्टार्टिंग में ही बता के आई थी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, u0w, वेर u एंड w ये है, फाई और साई क्या कर रहे हैं, वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये सब कुछ, ठीक है। नाउ वी एज्यूम दैट द मोशन इज टाइम हार्मोनिक, मोशन टाइम डिपेंडेंट ले लिया, दैट इज लेट कर रहे हैं कि फाई एक्स जेड टी को हम क्या ले रहे हैं, फाई नॉट एक्स जेड ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, के वेव नंबर, सी वेव वेलोसिटी, बिकॉज ओमेगा किसके इक्वल है, के सी के इक्वल, ठीक है। ऑल्सो फाई नॉट एक्स जेड किसके इक्वल है, एफ ऑफ जेड ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स। हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो सारी की सारी पी वेव्स हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ प्रोपिगेट कर रही हैं। अगर फाई नॉट एक्स जेड की वैल्यू ये है तो फाई एक्स जेड टी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, एफ ऑफ जेड ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स इंटू ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी। क्योंकि बेसिस सेम है, ये क्या हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये देखिए हम लोगों के पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई, वेर एफ इज अ फंक्शन ऑफ जेड विच इज टू बी डिटरमाइंड। वी विल अब इसको डिटरमाइन करना है, पुट 4 इंटू। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, ये है, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर करली टू फाई ओवर करली टी टू। अब आपको पता है क्योंकि हम एक्जैक्ट प्लेन में काम कर रहे हैं तो डेल स्क्वायर फाई क्या होगा, करली टू फाई ओवर करली एक्स टू प्लस करली टू फाई ओवर करली जेड टू इज इक्वल टू दिस सेम। तो हम यहाँ आ चुके हैं ना। अब आपके पास एफ ये है, तो आप करली एफ अपॉन करली एक्स निकाल सकते हो, फिर आप करली टू एफ अपॉन करली एक्स टू भी निकाल सकते हो। सिमिलरली आप यहाँ से करली टू एफ ओवर करली जेड टू भी निकाल सकते हो एंड करली टू एफ ओवर करली टी टू भी निकाल सकते हो। ये आप खुद निकालेंगे, ये सारी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे, ई रेज टू पावर आयोटा के सी टी माइनस एक्स कॉमन आएगा तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, जस्ट अरेंज किया इसको ऑर्डर में। तो ये हमारे पास हमारी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है। इसकी ऑक्सिलरी फॉर्म क्या होगी, डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप डी की वैल्यू निकाल सकते हो, प्लस माइनस आयोटा के अंडर रूट सी स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एफ ऑफ जेड ई रेज टू पावर दिस, यही होगा। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था हम इसको कांस्टेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, a1 ई रेज टू पावर आयोटा के अंडर रूट सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इंटू जेड प्लस b1 ई रेज टू पावर आयोटा के अंडर रूट सी स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इंटू जेड। ये हो गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी कि मेरी बात सुनिए, आपके पास f की वैल्यू आई है ना, आपके पास किसकी वैल्यू आई है, f की वैल्यू आई है, मुझे निकालनी किसकी है, फाई की वैल्यू निकालनी है। आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, तो जब आप कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास फाई क्या आ जाएगा, a1 ई रेज टू पावर आयोटा के दिस टर्म प्लस b1 ई रेज टू पावर आयोटा के दिस टर्म, माइनस का साइन अंदर एडजस्ट किया। तो फर्स्ट पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पी वेव propagating in positive x direction
एंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, दैट इज इंसिडेंट पी वेव। इंसिडेंट पी वेव की बात करें और जो हमने कांस्टेंट यूज़ किया इवन वो क्या शो कर रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट पी वेव, क्योंकि हार्मोनिक वेव है ना, हार्मोनिक वेव में आगे जो कांस्टेंट लगे होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपको, एम्पलीट्यूड। और जो सेकंड पार्ट रिप्रेजेंट करे वो क्या रिप्रेजेंट करे कि एक पी वेव प्रोपिगेट करिए इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्टेड पी वेव। तो B1 क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड पी वेव हो गया, है ना। सिमिलरली द इक्वेशन 3 कैन बी सॉल्व्ड एज, जैसे आपने 5 को सॉल्व किया है इक्वेशन नंबर 2 के लिए, सिमिलरली लिख के हम यही लिखेंगे कि हम 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्यूशन साई में आएगा, वेलोसिटी बीटा में चेंज हो जाएगी, तो यानी कि जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास साई इस फॉर्म का आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ वहाँ बीटा से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। 5 को साई से रिप्लेस कर दिया, जो हमने कांस्टेंट है वो क्या ले लिए, C1 D1। तो इसका मतलब क्या है, C1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, C1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन दिस केस देयर इज नो SV वेव। C1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंसिडेंट SV वेव, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिफ्लेक्टेड SV वेव, ठीक है। आपको सिर्फ इतना पता है कि P वेव इंसिडेंट हो रही है जो कि रिफ्लेक्ट हो रही है P वेव में और SV वेव में, और ये भी पता है जो फाई है वो किसको कॉरस्पॉन्ड करता है, P वेव को, और जो साई है वो किसको कॉरस्पॉन्ड करता है, SV वेव को। अब इसका मतलब C1 0 हो जाएगा, क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट SV वेव नहीं है यहाँ पे, सिर्फ रिफ्लेक्टेड SV वेव है, इसका मतलब C1 0 हो गया। साई क्या बचा, सिर्फ आपके पास ये बचा, और ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, जो SV वेव है वो प्रोपिगेट कर रही है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ऑल्सो स्नेल्स लॉ की है, कॉज E अपॉन अल्फा कॉज F अपॉन बीटा किसके इक्वल है, 1 अपॉन C के इक्वल है ना। तो आपने अरेंज किया इसको, C अपॉन अल्फा क्या आ गया, सेकेंड T, यानी कि इसको और इसको कंपेयर किया, इसको और इसको कंपेयर किया, C अपॉन बीटा क्या गया, सेकेंड F। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट C स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर -1, ये क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर E -1, जो कि क्या होता है tan E, और जब इसमें पुट करोगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, tan F। तो आपने फाई और साई को किस में रिड्यूस कर दिया, जो यहाँ पे यूज़ हो रहा था, यहाँ पे यूज़ हो रहा था, यहाँ पे यूज़ हो रहा था, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज़ tan E एंड tan F। तो फाइनली हम लोगों के पास फाई और साई आ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या है, बाउंड्री कंडीशंस। ये बाउंड्री कंडीशंस क्योंकि हम एक्स-जेड प्लेन में काम कर रहे हैं तो ये फिक्स होने वाली है। तो बाउंड्री सरफेस क्या कहता है, एज द बाउंड्री इज अ फ्री सरफेस देयरफॉर स्ट्रेस मस्ट बी 0 एट z इज इक्वल टू 0। तो आपकी जो 3 बाउंड्री कंडीशन क्या बनेंगी, टॉ zx इज इक्वल टू 0, टॉ zz इज इक्वल टू 0, टॉ zy इज इक्वल टू 0 एट z इज इक्वल टू 0। आप ये देखते ही समझ जाएंगे ये तो 0 होने वाला है, क्यों, क्योंकि हम जो u कॉम्पोनेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले रहे हैं वो वाई एक्सिस पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो u0w ही है, v के लिए नहीं है होल्ड। आगे देखिए क्या है, वी नो दैट स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन, आपने ये पढ़ा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में, टॉ आई जे किसके इक्वल होता है, लेमडा थीटा डेल्टा आई जे प्लस 2 म्यू ई आई जे, यही होता है आपके पास। तो टॉ जेड वाई क्या हो जाएगा, टॉ जेड वाई क्या हो जाएगा, देखो ये सेम सेम के लिए 1 होता है, डिफरेंट के लिए क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 म्यू ई जेड वाई प्लस ई वाई जेड, यही हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। अपॉन में 2 होता है तो वो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास अल्टीमेटली ये बचा। तो जेड वाई क्या, ई जेड वाई का मतलब क्या, यू जेड वाई यानी कि कर्ली यू जेड वाई, यही मतलब है ना। जैसे हमने किया था कर्ली u1 अपॉन कर्ली x1 क्या रिप्रेजेंट करता है, e11, तो ई जेड वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यू जेड वाई, और ई वाई जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, u ऑफ वाई जेड। ई जेड वाई यानी कि यू जेड वाई क्या हो जाएगा, कर्ली v अपॉन कर्ली z, और ये क्या हो जाएगा, कर्ली w अपॉन कर्ली y, यही हो जाएगा आपके पास, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0। क्यों 0 है, क्योंकि v भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा और y डायरेक्शन में भी हम काम नहीं कर रहे हैं, तो ये तो 0 हो चुका है। अब हमने काम करना है टॉ zx में और टॉ zz में। तो टॉ zx क्या हो जाएगा बेटा, इसके लिए तो 1 हो जाएगा, सॉरी इसके लिए ये 0 हो जाएगी ये चीज़, ये बचेगा यानी कि 2 म्यू ई जेड एक्स, यानी कि u ऑफ एक्स जेड u ऑफ जेड एक्स, यानी कि कर्ली u अपॉन कर्ली जेड कर्ली w अपॉन कर्ली एक्स। आपने यहाँ पे u की वैल्यू रखी और यहाँ पे w की वैल्यू रखी है।
तो ये जो बाहर हम लोगों के पास था करली अपॉन करली जेड, इसको हम अंदर ले गए, सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन नंबर 9। लास्ट क्या आपके पास टॉ जेड जेड, उसके लिए डेल्टा आई जे 1 हो जाएगा, तो आपके पास ये बचेगा। इसका मतलब क्या है, करली डब्ल्यू अपॉन करली जेड, यहाँ पे आपने डब्ल्यू की वैल्यू रख दी, थीटा डेल स्क्वायर फाई के इक्वल है, दैट यू नो वेरी वेल। करली बाय करली जेड को अंदर ले गए हम लोग, इतना काम हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, ये वाली टर्म ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कराई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करा ली। उसके बाद हमने पेयरिंग कर दी। पेयरिंग किसकी की, करली टू फाई ओवर करली एक्स टू प्लस करली टू फाई ओवर करली जेड टू, बाकी टर्म्स को हमने अलग कर दिया। ये क्या बन जाएगा आपके पास, डेल स्क्वायर फाई, बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस 2 म्यू डेल स्क्वायर फाई माइनस 2 म्यू करली टू फाई ओवर करली एक्स टू प्लस 2 म्यू करली टू साई ओवर करली एक्स करली जेड। तो अब ये जो टॉ जेड एक्स टॉ जेड जेड निकाले हैं, ये आने वाले सारे आर्टिकल्स में यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। आर्टिकल 16 मार्क्स में आएगा, तो आपको ये निकाल के दिखाने ही दिखाने हैं, ठीक है। चलिए, तो पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, टॉ जेड एक्स इज इक्वल टू 0 एट जेड इज इक्वल टू 0। नाउ टॉ जेड एक्स क्या है आपके पास, ये है आपके पास फाई गिवन है, इसका मतलब क्या है, करली अपॉन करली एक्स करली फाई अपॉन करली जेड। तो आपको फाई आप निकाल चुके हो, कौन सी इक्वेशन में निकाल चुके हो, ये जो इक्वेशन नंबर 7 आई है। तो आप क्या करोगे, पहले इसको जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर जो आएगा उसको एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे। इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करते हुए, यानी कि इक्वेशन नंबर 7 का यूज़ करते हुए आप ये डेरिवेटिव्स निकालोगे, क्योंकि हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या है, टॉ जेड एक्स इज इक्वल टू 0 एट जेड इज इक्वल टू 0। आप क्या करोगे, जेड को इक्वेट कर दोगे 0 के इक्वल, ठीक है। आपके पास ये बचेगी सॉल्व करके, ये आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपके पास ये आ गया, चलो यहाँ तक हो गया ना आपके पास। आप ये तो वहीं से ही उठाया हमने, टॉ जेड एक्स, ये तो हमने वहीं से ही उठाया ना, तो ये हमने डेरिवेटिव्स निकाले, जेड को 0 पुट किया, हम लोगों के पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने इसको थ्रू आउट a1 से डिवाइड किया, हम लोगों के पास इक्वेशन नंबर 12 आ गई। बाउंड्री कंडीशन 2 क्या है, टॉ जेड जेड इज इक्वल टू 0। टॉ जेड जेड आपने निकाला है, यही है, इसके अकॉर्डिंग हमने डेरिवेटिव्स निकाले, जेड को 0 के इक्वल रखा, आपके पास रिड्यूस होकर इक्वेशन नहीं आ गई। एक केस ले रहा है, अगर लैम्डा म्यू के इक्वल है और पॉइजन रेशो क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 1/4। सिग्मा होता क्या है, लैम्डा अपॉन 2 प्लस म्यू। आप इसमें लैम्डा को म्यू के इक्वल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, म्यू अपॉन 4 म्यू, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे लैम्डा को म्यू से रिप्लेस कर दिया, आप रिप्लेस करेंगे, ठीक है, थ्रू आउट a1 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन नंबर 13 आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 12 और इक्वेशन नंबर 13 में जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, b1/a1 और d1/a1। इतना काम हो गया। ऑल्सो लैम्डा किसके इक्वल है, म्यू के इक्वल है, तो अल्फा स्क्वायर क्या होता है आपके पास, लैम्डा प्लस 2 म्यू अपॉन रो। आपने क्या किया, लैम्डा को म्यू से रिप्लेस किया तो 3 म्यू अपॉन रो हो जाएगा। रो अपॉन म्यू क्या होता है, रो अपॉन म्यू क्या होता है, 1 बीटा स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 3 बीटा स्क्वायर। ऑल्सो 1 + 3 tan स्क्वायर ई क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ई की वैल्यू रख दी आपने, निकाली तो हुई है आपने, है ना, निकाली हुई है ना आपने। ऑल्सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 c स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस, ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने और कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको अरेंज कर दिया, सी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर -1 क्या होता है आपके पास, tan स्क्वायर एफ, और ये -1 एज इट इज़, यानी कि जहाँ पे 1 + 3 tan स्क्वायर ई आ रहा था उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, tan स्क्वायर एफ -1 से कर दिया, ठीक है। तो नाउ आपने इक्वेशन नंबर 12 और 13 को इकट्ठे लिखा, b1/a1 में, d1/a1 में और कांस्टेंट टर्म एज इट इज़। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, b1/a1 d1/a1 1। आपने फिर इन दोनों को कंपेयर किया, यहाँ से b1/a1 की वैल्यू आ गई, फिर आपने d1/a1 और ये 1 वाली टर्म को कंपेयर किया, आपके पास d1/a1 की वैल्यू आ गई। तो b1/a1 क्या शो करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड पी वेव टू इंसिडेंट पी वेव, और d1/a1 क्या शो करता है, एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड एस वी वेव टू इंसिडेंट पी वेव शो करता है। यहाँ पे आपका ये आर्टिकल खत्म हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट इसके स्पेशल केस है, क्या कह रहा है, व्हेन देयर इज नो रिफ्लेक्टेड एस वी वेव, अगर रिफ्लेक्टेड एस वी वेव नहीं है तो इसका मतलब d1 उसका एम्पलीट्यूड था, d1 0 हो गया, d1 0 होने का मतलब क्या, d1/a1 0 हो गया, d1/a1 0 होने का मतलब क्या, ये टर्म 0 हो गई।
आइदर दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, आइदर दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि tan ई क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इंसिडेंट पी वेव्स प्रोपिगेट अलोंग द बाउंड्री, क्योंकि ई ज़ीरो होने का मतलब क्या है, पी वेव जिस एंगल पे इंसिडेंट हो रही थी वो एंगल ई था ना, अगर ई ज़ीरो हो गया यानी कि वो बाउंड्री के अलोंग ही निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, d1 अपॉन a1 को tan स्क्वायर ई से डिवाइड किया, आपके पास ये आ गया। हमने केस लिया e को अगर π/2 लेते हैं तो d1 अपॉन a1 क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इंसिडेंट पी वेव्स आर नॉर्मल टू द बाउंड्री, दिस इज नॉर्मल इंसिडेंट। तो यानी कि अगर एंगल π/2 हो रहा है, यानी कि इंसिडेंस वेव का एंगल अगर क्या है π/2 हो रहा है, तो d1 अपॉन a1 तब भी ज़ीरो हो रहा है, यानी कि पी वेव जो है नॉर्मल टू द बाउंड्री है। तो दस इन केस ऑफ ग्रेजिंग एंड नॉर्मल इंसिडेंट ऑफ पी वेव देयर विल बी नो रिफ्लेक्टेड एसवी वेव्स, यानी कि वो केस क्या कह रहा है, अगर ई ज़ीरो है और ई π/2 है तो दोनों केसेस में d1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि एसवी वेव्स, रिफ्लेक्टेड एसवी वेव्स एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इन ऑल अदर केसेस d1 अपॉन a1 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। केस 2 क्या कह रहा है, नो रिफ्लेक्टेड पी वेव, अगर कोई रिफ्लेक्टेड पी वेव ही ना हो तो b1 अपॉन a1 ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ से ये ज़ीरो, tan f की वैल्यू tan स्क्वायर f माइनस वन से निकाल सकते हो आप, जो हमने 1 + 3 tan स्क्वायर ई को tan स्क्वायर f माइनस वन के इक्वल किया था, वहाँ से हमने tan f की वैल्यू निकाल ली। तो ये क्या बन गई आपके पास, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बन गई विच कैन बी सॉल्व्ड फॉर tan ई। तो ये आपको डायरेक्ट लिखना है। तो tan ई में यानी कि दो वैल्यूज़ आएंगी ई की, यानी कि ई इज इक्वल टू 30 डिग्री, दूसरी क्या आएगी ई इज इक्वल टू 12 डिग्री 47 मिनट्स। आपको निकाल के नहीं दिखानी है, डायरेक्ट लिखनी है। इसका मतलब क्या, इन दोनों एंगल्स के लिए पी वेव, रिफ्लेक्टेड पी वेव एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, फेज कन्वर्जन। इतना काम हो गया। नेक्स्ट आपके पास आर्टिकल देखो क्या है बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट एसवी वेव फ्रॉम अ फ्री सरफेस ऑफ अ हाफ स्पेस। अब होने क्या वाला है, अब बेस को समझो। अब एसवी वेव एग्जिस्ट कर रही है, इंसिडेंट एसवी वेव है, रिफ्लेक्टेड एंड पी वेव भी है, रिफ्लेक्टेड एसवी वेव भी है। हम सारा काम सेम करेंगे, सेम लिखा है आप पढ़ेंगे। चेंजेस कहाँ आएंगे, जहाँ पे हम क्या निकालेंगे, फाई और साई। देखो पिछले केस में क्या था, फाई इज इक्वल टू a1 + b1 की फॉर्म में था, साई क्या था, सिर्फ d1 में था, क्योंकि उस केस में इंसिडेंट पी वेव थी, रिफ्लेक्टेड पी वेव थी, और क्या थी, रिफ्लेक्टेड एसवी वेव। अब इस केस में क्या है, इंसिडेंट पी वेव नहीं है, इसका मतलब a1 ज़ीरो हो गया, तो फाई क्या हो जाएगा, सिर्फ b1। साई क्या हो जाएगा, c1 + d1, क्योंकि इंसिडेंट पी वेव भी है, इंसिडेंट एसवी वेव भी है, और रिफ्लेक्टेड एसवी वेव भी है। बाउंड्री कंडीशन सेम रहेंगी। इन दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आपको सारे डेरिवेटिव्स निकालने हैं। ये आर्टिकल आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, ये आर्टिकल्स क्या है, आप लोग खुद करेंगे, और ये आपने कंप्लीट करना है पेज नंबर 132 तक, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक आपने इसको कंप्लीट करना है। जो डाउट आएगा वो आप पूछेंगे। थैंक यू सो मच।